Answer the following. First, can you shield a charge from electric force by putting it inside a hollow conductor? Can you shield a body from a gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by any other means? Okay, तो इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि हम चार्ज को तो हम शील्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक एक चार्ज है मान लो यहाँ पे, तो उसको कैसे हम शील्ड करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे उसको बचाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मेटल बॉक्स के अंदर रख देंगे। इस चार्ज को कहाँ रख देंगे, मेटल बॉक्स के अंदर रख देंगे। मान लो आयरन का बॉक्स है, उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएगी ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जाएगी, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जाएगी। तो जो चार्ज अंदर पड़ा हुआ है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप लिफ्ट के अंदर बैठते हो, मेटल का लिफ्ट होता है, उसके अंदर बैठते हो तो नेटवर्क चला जाता है, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। इसलिए क्या वो जो मेटल का लिफ्ट है वो चार्ज को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, आपके मोबाइल को शील्ड कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँच पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, क्या अपन ग्रेविटेशन, बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड से इन्फ्लुएंस को बचा सकते हैं क्या। जैसे मान लो एक मास m है, तो इसमें मान लो यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो क्या अपन इस मास को बचा सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है। कोई ऐसा मैं स्फीयर डाल दूँ या कोई एक बॉडी के अंदर इसको रख दूँ मास को, तो क्या ये ग्रेविटेशन फील्ड से बच जाएगा। तो आंसर आएगा नो। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं अपन, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो K है वो क्या है, आपका K है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं वहाँ पे Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो G है कॉन्स्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट मास। तो जब फील्ड आएगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए किसी भी मीडियम में फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएगी, उस मीडियम में चली जाएगी, चाहे कहीं से भी फील्ड, चाहे दीवार भी लगा दो तो भी यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर चली जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ओके, अब बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्ज साइज कैन ही होप टू डिटेक्ट द ग्रेविटी। ओके, तो जब अगर आपका स्पेस स्टेशन है उसका साइज ही बड़ा कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्पेस स्टेशन की वजह से लगेगा। कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगेगा G मास ऑफ स्पेस स्टेशन और मास ऑफ बॉडी अपॉन उस दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस r का स्क्वायर, ठीक है। यानी जब मास ऑफ स्पेस स्टेशन बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मास बहुत कम हुआ, स्मॉल स्पेस स्टेशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, सी पार्ट देखते हैं, यानी इसका आंसर यस आएगा। सी पार्ट क्या है, इफ यू कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू डेट ड्यू टू द मून, यू विल फाइंड द सन पुल ग्रेटर देन द मून। ओके, ये बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। इसको अपन डेटा पुट करके देखें तो ये सही आएगा, यानी ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, यू कैन चेक दिस योरसेल्फ बाय यूजिंग डेटा अवेलेबल इन द सक्सेडिंग एक्सरसाइज। ओके, हाउएवर द टाइडल इफेक्ट ऑफ द मून पुल द ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ द सन। ओके, जो टाइडल इफेक्ट होता है, टाइडल इफेक्ट होता है वो जो आपका टाइडल इफेक्ट होता है, जो आपका ज्वार फटा बोलते हैं हिंदी में, जो आपका समुद्र से लहरें उठती है पानी की, तो वो किसकी वजह से होती है, मून की वजह से। वो सन की वजह से क्यों नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है। कंडीशन क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फोर्स सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और मून का कम है, लेकिन जो टाइडल इफेक्ट होती है, जो समुद्री लहरें होती है, वो मून की वजह से होती है। ऐसा क्यों है, तो टाइडल इफेक्ट का जो डिपेंडेंसी है, टाइडल इफेक्ट के डिपेंडेंसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब होता है, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना इफेक्ट कम होगा। तो अब मेरे को सन और मून में किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, सन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इफेक्ट कम होगा, मून का डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए टाइडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, टाइडल इफेक्ट होता है मून की वजह से। क्लियर है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। Choose the correct alternative. First, acceleration due to gravity increase or decrease with increasing altitude. ओके, तो अर्थ से अगर ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये पूछा है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लो h हाइट पे गए अपन अर्थ से,
तो क्या होगा ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है इस पोजीशन के ऊपर जी डैश होगा, तो वो जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h/r होगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप हाइट ऊपर जाओगे तो h इंक्रीज होगा, तो आपका जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, एज्यूम द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ओके, तो ये अर्थ है आपका यूनिफॉर्म डेंसिटी का, और आप जब डी डेप्थ नीचे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो डिपेंडेंसी देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो क्या आएगा आपका जी डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d/r, राइट। वे डी डेप्थ है, आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो डी इंक्रीज होगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी इसमें भी डिक्रीज आएगा और इसमें भी डिक्रीज आएगा। सी पार्ट में देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की डिपेंडेंसी बतानी किस पे है, मास पे और बॉडी है या फिर मास ऑफ अर्थ है। तो अगर हम फोर्स की बात करें, जो हम अर्थ पे बैठे हुए हो आप, तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, आपके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन आर स्क्वायर, यही आपके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसी को अपन न्यूटन बाय साहब की इक्वेशन से क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मास ही कौन सा है, आपकी बॉडी का मास है, तो बॉडी का मास कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बोले किस पे डिपेंड होगा, डिपेंड होगा मास ऑफ अर्थ पे, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट किस पे होगा, इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ बॉडी से, इस पे डिपेंड नहीं होगा और इस पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट डी पार्ट में देखते हैं, द फॉर्मूला माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 1/r1 इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg/r2 माइनस r1 फॉर डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट r2 एंड r1 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो ये अर्थ मान लेता है, ये r1 पोजीशन है, ये r2 पोजीशन है। तो दो फॉर्मूले अपने को दे रखे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, कौन कौन सा फॉर्मूला, एक तो देखा m r1 अपॉन r2 स्क्वायर r2 माइनस 1/r1, और दूसरा फॉर्मूला दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का gmg/r2 माइनस r1। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों में से ज़्यादा अच्छा ये होगा। क्यों ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट नहीं ले रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट ले रखा है। अभी अपन ने फर्स्ट वाले में देखा था कि हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, जबकि दूसरे वाले में इन्होंने क्या रख रखा है, सेम रख रखा है। तो ये आपका ज़्यादा अच्छा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लेनेट डेट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू डेट ऑफ द अर्थ। ओके, तो मान लेते हैं एक प्लेनेट है, ठीक है, ये अर्थ के कंपेयर में डबल स्पीड से चल रहा है, यानी कि टाइम बहुत आधा ले रहा है इससे, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है उसका हाफ है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो अपने को पूछा है कि ऑर्बिटल साइज क्या है इस प्लेनेट का, यानी आरपी कितना है, अपने को आर ई पता है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिटल साइज पता है, ठीक है। तो अपने को आरपी पूछा है, ठीक है। अब आपका जो केपलर बाय साहब का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है कि टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ सन इंटू आर क्यूब, यही है ना, ठीक है। ये आपको केपलर का थर्ड लॉ बोलता है। तो ये मैं इक्वेशन लगाता हूँ दोनों के लिए, किस किस के लिए, एक तो प्लेनेट के लिए P लिख देता हूँ और ऐसा ही मैं अर्थ के लिए E लिख देता हूँ, ठीक है। 4 स्क्वायर जी मास ऑफ सन आर ऑफ अर्थ, ठीक है, क्यूब आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, यानी इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 लिखता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा TP/TE का स्क्वायर RP अपॉन RE का क्यूब, राइट। यानी कि RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, TP अपॉन TE की पावर 2/3 इंटू RE, राइट। यानी कि यहाँ से RP इज इक्वल टू आ जाएगा, TP कितना है, TE/2, यानी ये 1/2 की पावर 2/3 और ये R इंटू E, राइट। अब 1/2 की ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.63 टाइम्स ऑफ RE, राइट। ओके, RE कितना होता है,
आर ई होता है अर्थ का और सन का डिस्टेंस कितना 1 AU होता है और इसकी वैल्यू क्या थी 1.496 राइट 1. ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में रखना था और इसकी वैल्यू 1. चलो रख देते हैं इसको, तो ये 0.63 AU बोल सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आंसर आएगा आपका। One of the satellite of Jupiter has orbit period 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to the power 8. Show that the mass of Jupiter is about 1000 that of the Sun. यानी mass of Jupiter is equal to क्या बोलना है, mass of Sun upon 1000, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। और एक ये सैटेलाइट है जुपिटर के चारों तरफ घूम रहा है जिसका टाइम पीरियड अपने को दे रखा है 1.769 और रेडियस दे रखा है जुपिटर और सैटेलाइट के बीच में, ठीक है। ऐसे ही अपन अर्थ और सन के बारे में बात करते हैं, अर्थ और सन के बारे में, तो दोनों का डिस्टेंस अपने को पता है, ठीक है, और टाइम पीरियड पता है, अर्थ 1 साल लगाता है 365, तो यहाँ से अपन यूज़ करते हैं केपलर बाय साहब का थर्ड लॉ, क्या बोलता है, T² इज इक्वल टू 4π² अपॉन GM अप इंटू आर, राइट। अब यहाँ पे m क्या है, सेंटर में कौन है, जुपिटर है, इसकी बात कर रहे हैं, सेंटर में जुपिटर है और ये डिस्टेंस सैटेलाइट का और टाइम भी सैटेलाइट का, ठीक है। चलो, और दूसरा अपन यहाँ पे देखते हैं, ये सैटेलाइट SAT लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सन और अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4π² अपॉन G मास ऑफ सन इंटू आर ये क्यूब आएगा, r³ ऑफ डिस्टेंस अर्थ का, ठीक है, अर्थ का किससे, सन से, ठीक है, ये अर्थ का टाइम, ओके। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा मेरा, T ऑफ सैटेलाइट अपॉन T ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² कैंसिल, जी कैंसिल, तो R ऑफ सैटेलाइट अपॉन R ऑफ अर्थ का होल क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, मास ऑफ जुपिटर, ये आ जाएगा मास ऑफ सन, राइट। तो यहाँ से मास ऑफ जुपिटर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सन इंटू R ऑफ सैटेलाइट अपॉन R ऑफ अर्थ का होल क्यूब इंटू T ऑफ अर्थ अपॉन T ऑफ सैटेलाइट का होल स्क्वायर, राइट, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो मास ऑफ सन इंटू R ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का R क्या है 4.2 इंटू 10 की पावर 8 और R ऑफ अर्थ 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ओके। ये आ जाएगा क्यूब और T ऑफ अर्थ का 365 और इसका कितना है 1.769, राइट, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा MS और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.81 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब और इसको सॉल्व करेंगे तो 206.5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं तो ये मास ऑफ सन 22.188 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 42559.69 और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो MS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, मास ऑफ सन इंटू ये आ जाएगा आपका 94431.4 इंटू 10 की पावर -9, सही है, 94431.4, सही है। चलो अब यहाँ पे 1 पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ, कुछ गलत है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, -4 नहीं चाहिए अपने को, -3 चाहिए, तो कुछ तो गलती की है अपन ने, इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे में भी 4 है, ये 0.4 नहीं, ये 4 है, ठीक है। तो ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0.94 आएगा, MS इंटू 0.94 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। अब देखो 0.94 को मैं अप्रॉक्स 1 लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा MS इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ हो गया, मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई 1000। Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 to the power 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance 50,000 light year from a galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10 की power 5 light year. ओके, तो अपने पास एक स्टार है जो अपने गैलेक्टिक सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, 50,000 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस है वो है 50,000 लाइट ईयर, 50,000 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर कितना होता है, 9.6,
9.46 इंटू 10⁻15 होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा 47.3 इंटू 10⁻19 मीटर। ये इतना डिस्टेंस दूर है, ये स्टार इस गैलेक्टिक सेंटर से, ये अपनी गैलेक्सी है, इस गैलेक्टिक सेंटर से इतना दूर है। चलो मास ऑफ ये गैलेक्सी कितना है वो निकालते हैं। इस गैलेक्सी का मास कितना है, देखो इस गैलेक्सी में क्या दे रखा है अपने को 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार है, और एक स्टार का मास सोलर मास जितना है, यानी अपने सन के मास जितना है। कितना सन का मास 2 इंटू 10⁻30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻41 मास किसका आपका गैलेक्सी का है। अब ये और ऐसे ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ गैलेक्सी इनटू आर डिस्टेंस का क्यूब आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब क्या आएगा, आर क्यूब आएगा 47.3 इंटू 10⁻19 का क्यूब, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5 इंटू 10⁻41। सही है, ओके। और ये अपने को निकालना है रूट में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 11,111.96 इंटू 10⁻14 सेकेंड आएगा, राइट। लेकिन अभी अपने को आंसर चाहिए ईयर में, तो ईयर में आंसर चाहिए तो पहले सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करते तो 60 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, और फिर अगर ये डेज में कन्वर्ट करेंगे 24, और ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 3.54 इंटू 10⁸ ईयर आ जाएंगे। ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगेगा 3.54 इंटू 10⁸, एक बार घूमने के लिए ये टाइम लगेगा। Choose the correct alternative. First, if the zero of potential is infinity, the total energy of the orbiting satellite is negative of its kinetic और potential energy। तो अपने kinetic और potential में से एक चूज करना है। सबसे पहले मैं kinetic energy की बात करूँ तो kinetic energy सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv², राइट। और v आपका स्पीड होता है जो कितना आएगा gm/r स्पीड आएगा, राइट, gm/r। तो यहाँ पे मैं स्पीड रखता हूँ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी मेरा पॉजिटिव आएगा, कितना gm/r 2r। ठीक है, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर अपन इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है gmm/r नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, यानी इन दोनों को सम करता हूँ, टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा -2 gm/mm/r आ जाएगा। ये माइनस आता है, यानी कि यहाँ से साफ क्लियर दिख रहा है कि टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। ओके, तो देखो ये आपने मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को फेंकना है कहाँ पे, इससे दूर, यानी कि इसका ग्रेविटेशन पुल है वहाँ से दूर, ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस है वहाँ से दूर फेंकना है। ठीक है, और एक मेरा ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जो पहले से यहाँ ऑर्बिट कर रहा है और घूम रहा है, और इसको मेरे को यहाँ फेंकना है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ फेंकना है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों ज़्यादा चाहिए होगी, पहले से ये दूर है, दूसरा बोल सकते हैं, और ये पास में है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके पास ऑलरेडी ये ऑर्बिट कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास तो कोई एनर्जी है ही नहीं ना, डायरेक्ट एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, जितना रेस्ट में है। ठीक है, तो अपने को किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम देना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसको सैटेलाइट को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी लेस आंसर आ जाएगा। Does the escape speed of a body from the earth depend on first mass of the body, second location from where it is projected, third the direction of the projection and the height of the location from where the body is launched? Okay, तो अपने पास ये बॉडी है, ये अर्थ के ऊपर है, इसको अपने को कहाँ भेजना है, अर्थ के बाहर भेजना है, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना है। ठीक है, यहाँ भेजना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, चार फैक्टर देकर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको भेजने के लिए अपने को काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा उसको देखें, तो यहाँ पे जो ये जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी वेलोसिटी कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, और ये ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ का एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एनर्जी होगा। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, बी पॉइंट ले लेता हूँ, तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी और पॉइंट
बी पे टोटल एनर्जी सेम होगा। अब ए के ऊपर टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है, कितना है, जी एम एम अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आएगा, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, मेरा एस्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2gm अपॉन कैपिटल आर, या फिर मैं बोल सकता हूँ √2gr। ये एस्केप वेलोसिटी दूंगा तो ये बाहर चला जाएगा, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी आ गया। अब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट क्या बोल रखा है इन्होंने, द मास ऑफ द बॉडी। अब मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो मास ऑफ किसका, ये तो अर्थ का मास है, यहाँ जी है ना 9.8 फिक्स है, तो ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, नॉट डिपेंड। नेक्स्ट देखते हैं, यानी नो आंसर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रखा है, द लोकेशन फ्रॉम इट्स प्रोजेक्टेड, मतलब अपन इंडिया से फेंके या फिर ऑस्ट्रेलिया से फेंके या अमेरिका से फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी ये भी नो आ जाएगा। सेकंड सी क्या बोल रखा है, सी है द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये आप सीधा फेंकोगे या इधर फेंकोगे या इधर फेंकोगे तो भी ये हवा में ही जाएगा, है ना, ऐसा उल्टा नहीं फेंकना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, अपने को ऊपर भेजना तो इस तरफ रखेंगे या ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये भी नो आएगा। ओके, डी देखते हैं, डी क्या बोल रखा है इन्होंने, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च, तो हाइट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, देखो यहाँ पे जी बोल रहा है, ठीक है, या फिर ये रेडियस आर ले रहा है, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जी डिक्रीज हो जाएगा, तो हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जी है आपका ग्रेविटेशनल ये फील्ड है वो डिपेंड करता है हाइट पे, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, A comet orbit the sun in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant first linear speed, second angular speed, third angular momentum, fourth kinetic energy, potential energy, and last total energy throughout its orbit? Neglect any mass loss of the comet when it come very close to the sun. ओके, तो ये अपना कमेट है जो क्या कर रहा है, सन के इलेप्टिकली घूम रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिकली घूम रहा है इलेप्टिकली, और ये जो सन के पास आता है तो इसका मास थोड़ा सा लूज होता है, ठीक है, उसको अपने को नेग्लेक्ट करना है, तो अगर वो अपन नेग्लेक्ट करते हैं तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी, एक तो ये मोशन कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, और दूसरा ये सन से ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, कितनी पोटेंशियल, -gm मास ऑफ सन, मास ऑफ कमेट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर, राइट, ये डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ½ mv² इज इक्वल टू c प्लस जी एम एम अपॉन आर, यानी जो v है वो डिपेंड कर रहा है r के, राइट, डिपेंड कर रहा है ना, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है v। ओके, अब दूसरे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है लीनियर स्पीड, तो v तो डिपेंड कर रहा है, तो इसमें क्या v डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नेक्स्ट बोल रखा है एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r, तो v चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो θ/r, तो भी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी ये भी नो आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, यानी ये भी वेरी करेगा। सी देखते हैं, सी पार्ट में क्या बोला इन्होंने, सी में बोल रखा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, राइट, mvr, तो यहाँ पे v इंटू आर, यहाँ से v इंटू आर देखो, v इंटू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है ना, यानी कांस्टेंट है, v इंटू आर क्या है, कांस्टेंट है, v इंटू आर क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी इसमें आएगा यस। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट में है काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, v वेरी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा, नो आ जाएगा। ई पार्ट में क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, gm अपॉन r, तो r वेरी कर रहा है तो ये भी नो आ जाएगा। और डी पार्ट में क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी बोल रहा है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, यानी इसमें आएगा यस, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाकी ए, बी और डी और ई कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा, और सी और डी कांस्टेंट रहेगा। Which of the following symptom is likely to afflict an astronaut in space? First, solar fit, second, solar phase, थर्ड, हेडेक, एंड फोर्थ, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। तो इनमें से कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट को, देखो सबसे पहले अपन नीचे से देखते हैं, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। देखो ग्रेविटी होगा नहीं तो वो
ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आएगा, यानी वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी अपन तो अभी सीधे बैठे हुए हैं, लेकिन जब ग्रेविटी नहीं होती तब हम एकदम से नीचे उल्टा हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम आता है जब ग्रेविटी नहीं होती, यानी ये प्रॉब्लम आएगा। ओके, दूसरा हेडेक, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर प्रेशर नहीं। जैसे अभी के अपन अपनी सिचुएशन में क्या है कि बाहर 1 atm है और अंदर भी प्रेशर 1 atm है, तो क्या है कि वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। पहले अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बैलेंस हो जाता है, लेकिन अपने अंदर ज़्यादा प्रेशर है और बाहर कम प्रेशर है। जैसे स्पेस की बात करें तो स्पेस में प्रेशर होगा नहीं और अपने अंदर प्रेशर होगा, तो अपने क्या होगा, हेडेक होगा, फील होगा, क्योंकि अपने ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हेडेक फील हो सकता है। ओके, अब स्वॉलन फेस, यानी आपके मुंह में सूजन आ जाएगी, ठीक है, फेस के ऊपर सूजन आ जाएगी। क्यों सूजन आएगी? क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो अंदर से वो चीज़ें क्या बाहर निकलना चाहिए। जैसे देखो, जैसे आपकी आंखें बाहर निकलेगी। क्यों आंखें बाहर निकलेगी? क्योंकि बाहर प्रेशर कम है और आपके अंदर में जो ब्लड है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो आंखें बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका फेस सूज जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके जो पैर है वो सूज जाएंगे, फीट, वो कैसे सूज सकते हैं? वो तो तभी सूजेंगे ना जब आपके ऊपर प्रेशर हो, तो वहाँ पे तो ऐसा प्रेशर होगा नहीं। अभी जैसे अपन बैठे हैं या खड़े हैं, तो आपका ज़्यादा प्रेशर कहाँ है? पैर के अंदर है, तो उस टाइम पे सूजने का चांस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे नहीं सूजेंगे, पैर नहीं सूजेंगे। क्यों नहीं सूजेंगे? क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर नहीं, इक्वल प्रेशर है, तो ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों केस हो सकते हैं। In the following two exercise, choose the correct answer from the among given one. The gravitational intensity at the center of hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow. ओके, तो अपने पास ये स्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल है, तो सी के ऊपर, पहले सी के ऊपर पूछा है, फिर पी के ऊपर पूछा है। दो क्वेश्चन है, 8.10 और 8.11। तो 8.10 की बात करते हैं, तो सी के ऊपर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस तरफ है, ए की तरफ, बी की तरफ या सी की तरफ, ये अपने को बताना है। ये हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो देखो, पहले तो इस शेल को अपन पूरा मानते हैं। अगर आप पूरा कंसिडर करते हो तो शेल के अंदर कहीं पे भी जाओ, कि सेल के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर जाओ, आपको जी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जो आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो जीरो मिलेगा। जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्यों, क्या चीज़ है? पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब नहीं समझ में आया तो वापस देखो, जी कैसे जीरो होगा यहाँ पे। जैसे को मैं सेंटर पर कंसीडर करता हूँ, मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर पे देखता हूँ जी कैसे जीरो होगा। देखो, पहले जी क्या होता है वो समझो। जी होता है आपका, जी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, राइट, यानी कि जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये होता है ना जी आपका, ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पे जीरो कैसे आ रहा है उसको समझो। देखो, यहाँ पे अगर मैं सेंटर मानता हूँ तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मास है जो इसको इधर खींच रहा है, और इसके सामने जस्ट एक मास है जो इसको इधर खींच रहा है। ऐसे एक मास इधर है जो इसको इधर खींच रहा है, तो एक मास इधर है जो इसको इधर खींच रहा है। तो रिजल्टेंट जो इसके ऊपर फोर्स आएगा ना वो जीरो आएगा, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी है वो जीरो है। अब तो फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बोले, किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो होगा। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर भी जीरो होगा। कैसे होगा? देखो, इसको अपन कंसिडर करते हैं, मान लो ये वाला जो मास है, इस तरफ वाला मास, ये मास इसको इस तरफ खींच रहा है, और ये बाकी जितना भी बचा हुआ मास है ना वो इसको इस तरफ खींच रहा है, राइट। लेकिन अपने को पता है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये जो है ना, ये कम मास है लेकिन डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ये ज़्यादा मास है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है ना इससे, तो कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। तो यहाँ पर भी जी क्या होगा? जीरो होगा। यानी इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जाऊँ तो जी जीरो रहेगा। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब अपन सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट के ऊपर भी जी जीरो है। जी जीरो, इसका मतलब यहाँ पे जो जी लग रहा है उतना ही जी इस तरफ लग रहा है, उतना ही जी इस तरफ लग रहा है, उतना ही जी इस तरफ लग रहा है। ये चीज़ क्लियर है? जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, जितना लेफ्ट लग रहा है उतना ही राइट लग रहा है। तो अब अगर मैं ऊपर वाला पार्ट निकाल दूं, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन निकाल दूं, यानी इसको नीचे वाला पोर्शन ही रखूं, तो ऊपर वाला जी तो मेरा खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला जी खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जी खत्म हो गया, यहाँ तो जी रहा ही नहीं। अब देखो, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट आपका नीचे आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यानी 8.10 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। रिजल्टेंट जो जी होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड वर्टिकली। ओके, अब पी पॉइंट पे क्या होगा? अब पी पॉइंट की सिचुएशन भी ऐसे ही है ना, क्योंकि पी पॉइंट के ऊपर भी नेट जी तो जीरो है। अगर पूरा सर्कल लेते हैं अपन, तो पूरा शेल लेते हैं तो जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि जितना इस तरफ लग रहा है उतना इस तरफ लग रहा है, और जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, राइट, इसीलिए तो जीरो है। अब अपन ऊपर वाला पोर्शन निकाल दिया तो ये गया, राइट, और लेफ्ट और राइट तो अभी भी है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रहा किस सब? नीचे की तरफ रहा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यानी 8.11 में आंसर क्या आएगा? ई आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है?
और फिर वापस यहाँ पर समझो इसको समझते हैं नीचे नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको और अलग तरीके से समझते हैं कि नीचे क्यों आ रहा है। देखो मान लो ये एक मास लेता हूँ मैं, तो ये मास इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और ऐसा ही एक मास इस तरफ है जो इसको इस तरफ फोर्स, 2 पॉइंट मास लिए, ये दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर मान लेते हैं, तो ये एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, राइट। तो अब इन दोनों का अगर मैं थीटा से कंपोनेंट निकालूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ है और इसका कंपोनेंट एक इस तरफ है, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। इस जी का ये कंपोनेंट और इस जी का ये कंपोनेंट एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इस जी का ये कंपोनेंट और इस जी का ये कंपोनेंट दोनों सम ऑफ हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे आएगा ना। भले ये पॉइंट लो ये पॉइंट लो, तो भी इनका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे आएगा। ऐसा ही इसके अंदर भी है, और इसके अंदर आपको देखना है कि ये पास में है तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, राइट, लेकिन ये दूर है, लेकिन मास तो ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे कट करते हो, तो यहाँ पे मास कम है लेकिन पास में है, या मास ज़्यादा है दूर है, तो फोर्स तो इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। A rocket is fired from the earth toward the sun. At what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket? 0. Mass of the sun is given, earth given है, neglect the effect of other planet, और distance between earth and sun is given है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अपने पूछा है किस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के बीच में किस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, यही होता है ना। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से अर्थ से x डिस्टेंस के ऊपर 0 होगा, मानता हूँ x डिस्टेंस के ऊपर 0 होगा, तो यहाँ सन से डिस्टेंस कितना होगा, सन से डिस्टेंस होगा आपका r माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ 0 कैसे होगा, क्योंकि इस मान लेते हैं अपना जो रॉकेट है उसका मास है mr, ठीक है। अब रॉकेट यहाँ पे है, तो रॉकेट के ऊपर अर्थ फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ये अर्थ का फोर्स है, ठीक है, फोर्स बाय अर्थ है, और ये फोर्स लगा रहा है सन, राइट। अब जब ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो है, जब ये इक्वल हो जाएंगे, जब फोर्स इक्वल हो जाएंगे, अर्थ का फोर्स और सन का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तब यहाँ पे नेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने को ये x डिस्टेंस निकालना है अर्थ से। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अर्थ का फोर्स की बात करें तो g मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ रॉकेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, g मास ऑफ सन मास ऑफ रॉकेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, ओके। तो यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट कैंसिल आउट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैंसिल आउट, तो मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24, और ये एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है 2 × 10⁻30, और ये आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 30 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 10 की पावर, कुछ गलत लिखा अपने, यहाँ 3 आएगा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 10 की पावर आ जाएगा 6। अब दोनों तरफ मैं रूट करता हूँ, तो √3 r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 की पावर 3, राइट, यानी 1000 आ जाएगा, ओके। तो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट r माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ x, तो √3r इज इक्वल टू 1000 x प्लस रूट एक्स, सॉरी क्या √3 आएगा ना, √3 टाइम्स ऑफ x, राइट, ये आएगा। और यहाँ से मैं x इज इक्वल x निकालता हूँ, तो ये आ जाता है 1000 प्लस √3, राइट, यानी x इज इक्वल टू, बात करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1000, राइट, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, 1.732 इंटू आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 1.732 प्लस 100, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.598 इंटू 10 की पावर 11, और ये आ जाएगा 100 इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 0.00259 इंटू 10 की पावर 11, तो इसको सॉल्व करेंगे ये 2.59 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, या फिर अप्रॉक्स देखें तो ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। इस डिस्टेंस के ऊपर, अर्थ से इस डिस्टेंस के ऊपर फोर्स ऑफ अर्थ और फोर्स ऑफ सन इक्वल होगा, जिससे कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। How will you weight the sun, that is estimate its mass? The mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर,
ओके, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है अर्थ और सन का वो दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर किलोमीटर, यानी 3 और ऐड करना पड़ेगा 11 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस गिवन है। ओके, अब यहाँ पे अगर केपलर बाय से आपका थर्ड लॉ पता हो तो अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। इससे अपन एम निकाल सकते हैं, मास ऑफ सन, राइट। डायरेक्टली मास ऑफ सन आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी टी स्क्वायर, राइट। अगर केपलर लॉ नहीं पता है तो यहाँ पे जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो अर्थ के ऊपर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, राइट। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जी एम मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम मास ऑफ अर्थ और आर ओमेगा स्क्वायर है, राइट। या फिर इसको लिख सकता हूँ एम ई आर ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ, यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यही वापस आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ तो कैंसिल आ जाएगा, यानी मास ऑफ सन आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? कुछ गलत किया अपन ने? नहीं, सही है। मास ऑफ सन क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। केपलर थर्ड लॉ यही है। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। मास ऑफ सन का क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, और आर कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 6.67 इंटू 10 की पावर क्या है? 10 की पावर आ जाएगा ये आपका -11, और टी टाइम कितना है? अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम कितना है? 365 डे, या फिर 365.25 डे बोल सकते हैं। और डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 365.25 पहले अपन आवर में कन्वर्ट करते हैं, 24 आवर होता है। ओके, मिनट 60, सेकंड 60। चलो ये आ जाएगा, यानी कि 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सन आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 30 kg आ जाएगा। ये आ जाएगा वो मास ऑफ सन।